It said about the Northeast that what the Northeast does today, the whole of India does tomorrow. So is it like setting the stage for 2024? So reflecting on from the results and the trends that we are seeing just now from these three very, very important states of the Northeast, perhaps a state being set for the 2024 general elections? See, it has established a good trend, good positive encouragement for the BJP cadre across the country. But your original question was that, and even Pratibimb asked that left has given to Congress or Congress has given to left. Sir, in politics 4 never 8. It has proved by this mandate due to good work, delivery at the doorstep. Anti-incumbency has been converted into pro-incumbency, and it is a new good high of Indian polity. It has happened in Uttar Pradesh when in 2019 BSP and SP had an alliance against BJP, but they lost. So the same is in Tripura. You are fighting in Kerala, a bitter fight between CPM and the Congress, and you are aligning in Tripura. This opportunism public has rejected. So this is a lesson for the political parties that you must stick with your ideology. You can't jump here and there, leaving your ideology behind for the sake of power. जी, और कहीं ना कहीं टीना ज़्यादा मेघालय और त्रिपुरा में उलझे हुए हैं। अगर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में हम एनडीपीपी को सरकार बनाते हुए देख रहे हैं। अगर रुझानों की बात करें तो क्या माना जाए रामनारायण जी, ये जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे भी आ रहे थे, उसी हिसाब से नतीजों में परिवर्तित होते हुए आपको नजर आ रहे हैं वो एग्जिट पोल के नतीजे, और यहाँ पर एनडीपीपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है गठबंधन वाली? नहीं, एनडीपीपी और बीजेपी के अलायंस को मेजोरिटी नहीं, बल्कि हमें लगता है 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। और जो एग्जिट पोल के अनुमान आए थे, उनके अनुसार ही सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। नागालैंड की स्थिति आते हैं कि पिछले चुनाव में भी जब सरकार बनाई थी बीजेपी ने एनडीपीपी के साथ मिल करके, तभी ये स्पष्ट हो गया था कि वहाँ पर जो क्षेत्रीय भावनाएँ हैं वो एनडीपीपी के साथ हैं, एनपीएफ के साथ में नहीं है। इसलिए बीजेपी ने एनपीएफ से अलायंस तोड़ने के बाद एनडीपीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, स्थितियों को समझते हुए, और एक अच्छी सरकार दी गई, जिसके परिणाम अब इस चुनाव में सामने आ रहे हैं। और जो अपोजिशन में कांग्रेस का तो शायद खाता खुलेगा नहीं खुलेगा कह नहीं सकते हैं। हाँ, एनपीएफ जो एक सिंगल डिजिट पार्टी के रूप में सामने आ सकती है, लेकिन मेजोरिटी जो वहाँ की है पूरे नागालैंड की, वो बीजेपी एनडीपीपी के साथ में दिखाई दे रही है। और नागालैंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे जो दूसरी जो अलायंस है, जो वहाँ के समस्याएं, वहाँ की इंसर्जेंसी को लेकर के, उनके लिए भी एक ये रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल प्रतिबिंब, नागालैंड का दरअसल क्या है कि जिस तरह से लीड ले ली है बीजेपी एनडीपीपी ने, कि एक तरह से लग रहा है कि ये लीड बरकरार रहेगी आने वाले अभी कुछ घंटों में। लेकिन आप इधर देखिए मेघालय में, और मेघालय में काफी अभी इंटरेस्टिंग है। मेघालय में तो हंग असेंबली हम देख ही पा रहे हैं, त्रिपुरा में भी अभी कहीं ना कहीं उस तरह की मेजोरिटी नहीं देख रहे हैं शुरुआती रुझानों में जिस तरह से। मेरी नजर अटक रही है मेघालय की। अगर बात करें तो जो अदर्स का बार नजर आ रहा है ना, वो सबसे ऊंचा है। वो कैसे, क्या ये किसी ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि अदर्स मिलकर जो हैं कहीं ना कहीं जो एक नई चुनौती पेश करेंगे? वो प्रोफेसर सिंह, आई बिलीव द स्पेस दैट द कांग्रेस हैज लेफ्ट, इट हैज हेल्प्ड द टीएमसी मेक इनरोड्स. सो द टीएमसी बीइंग पार्ट ऑफ द अदर्स दैट वी सी ऑन द स्क्रीन्स, एंड दैट परहैप्स इज समवेयर has eroded the Congress, but given TMC the space to grow big and emerge as a formidable force in in Meghalaya also. TMC is making inroads, as my colleague Srivastava ji has stated, that due to the local leadership. TMC has some good leadership at the grassroots, so they are performing. But I think Congress has just gone to 7. So Congress is also opening. Of course, in last election they had roughly 20, 18 yes. seats. So it is a dismal performance for the Congress party, and Pratibimb ji, it is as per the expectation which was exit poll 1, hung assembly. So others are doing well, it means hung assembly is certain. So NPP has to back an alliance not only with the BJP but also with the smaller parties, and defection is very easy. If suppose 6 seat TMC is winning, all 6 will shift to BJP or NPP. It happens in Northeast very frequently. In fact, just before the elections also, I mean, the others that we are talking about, रामनारायण जी, ये एक्सोडस जो हमने देखा है कांग्रेस से दूसरी पार्टियों में जाने का, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का
कई सारे एमएलएस को लेकर दूसरी पार्टी जाकर ज्वाइन कर लेता है, बाकी जो बचते हैं वो जाकर इधर उधर की दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर लेते हैं. दैट परहैप्स इज कंट्रीब्यूटिंग टू द अदर्स नंबर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन मेघालय. देखिए, मेघालय में आप देखें छोटी पार्टियां जो है ना, मेघालय का जो आप डेमोग्राफी वहाँ की देखेंगे, वहाँ पे जो जातीय समुदाय हैं उनकी बड़ी राइवलरी आज से नहीं सैकड़ों सालों से रही है. तो उनके अलग अलग लीडर्स हैं, अलग अलग लोग जीतते हैं, कभी एक के साथ नहीं जाते. यही वजह है पिछले 40 साल से किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है. और भी भाजपा तो अभी वहाँ पे एंटर किया है 8-10 साल पहले, उसके पहले तो कांग्रेस थी, कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली. जी जी, लौटते हैं एक बार फिर से त्रिपुरा की ओर, क्योंकि त्रिपुरा में खासी मेहनत की हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने. वहां पर कैंपेन कवर किया, इलेक्शन कवर किया. क्या जो रुझान आ रहे हैं अमरेंद्र, ऐसी ही संभावना नजर आ रही थी या इसमें कुछ परिवर्तन समय के साथ साथ होने वाला है? क्या कुछ आपकी समीक्षा क्या कहती है इस पूरे विषय को लेकर? पृथ्वी, जिस तरह से पूर्वोत्तर का जो ये रिजल्ट है ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी खासा अच्छा कर रही है. और जो आपने त्रिपुरा के लिए रिगार्डिंग बात की, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां आईपीएफटी के साथ गठबंधन में थी. 6 सीटें आईपीएफटी को थी, जबकि 54 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी. और जो प्रारंभिक रुझान है उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुमत से आगे बढ़ रही है. अगर मैं सीट वाइज, क्योंकि मैं 12 दिन त्रिपुरा में था, मैं सीट वाइज आपको बताऊं तो वहां की एक अहम सीट है चोरिलम, जहां से डिप्टी सीएम जिष्णु देव वर्मन जी लड़ रहे हैं. वहां पे सीधी टक्कर अगर देखें तो जो पहली बार चुनाव में पार्टी है टिप्रा मोता, उसके साथ है. इसके अलावा टाउन बोरदोली की बात करूं, जहां से मुख्यमंत्री माणिक साह चुनाव में है, वहां पे सीधी टक्कर अगर है किसी के साथ तो टिप्रा मोता के साथ है. एक तीसरी अहम जो सीट है टाउन अगरतला, जहां पे कांग्रेस के दिग्गज नेता सुदीप रॉय वर्मन लड़ रहे हैं, वहां से बीजेपी की तरफ से पप्पिया दत्ता अभी 3rd राउंड में आगे चल रही है. तो ये तो मोटा मोटी मैंने आपको बताया. बनमाली पुल जो सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजीव भट्टाचार्य, वो आगे चल रहे हैं. धनपुर से जो केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक जी, वो शुरुआती रुझान में बहुत आगे चल रही है. लेकिन जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो फैक्टर था पृथ्वी, वो ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन अभी कहीं भी तस्वीर में नहीं है. सीधी टक्कर जो है राजा प्रद्युत जो माणिक देव वर्मन है, उनकी नई पार्टी टिप्रा मोता है, उसने 42 सीटों पर जो अपने कैंडिडेट खड़े किए, उसमें से 22 जो है नॉन ट्राइबल और 20 जो अहम त्रिपुरा के लिए है वो ट्राइबल बेल्ट है. उस पर खासी पकड़ देखी जा सकती है. हालांकि जो इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो कि बीजेपी के अलायंस है, वो भी ट्राइबल में अच्छा काम कर रही है. लेकिन सीधी तौर पर इस वक्त की जो तस्वीर है वो टक्कर जो है वो टिप्रा मोता के साथ है. इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल है पृथ्वी खासा बढ़ा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी हमारे साथ है, मनोज यादव हमारे साथ है. मनोज जी, जो शुरुआती रुझान है उसमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उसमें कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह के शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि वहाँ की जनता ने, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है. माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो संवेदनशीलता है उत्तर पूर्व को लेकर के, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो हश्र दिख रहा है त्रिपुरा के अंदर, किस तरह से धराशायी हो गए हैं, जो केरल के अंदर सीपीएम के साथ विरोधी बने खड़े रहते हैं और यहाँ पर एक दूसरे के हमजोली बन गए थे और एक दूसरे की गोदी में आकर के समाहित हो गए, उसके बावजूद भी वो धराशायी हो गए हैं. तो साफ साफ दिखता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और डबल इंजन की सरकारों के द्वारा जो विकास के काम किए गए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो संवेदनशीलता है, उसी का परिणाम है कि इस तरह की चीजें सामने आ रही है. माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखिए किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को लिया. ये आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो पिछले 9 सालों में 51 बार वहां पर दौरा कर चुके हैं और हर 15 दिन पर हमारा एक केंद्रीय मंत्री जाता है, वहां की विकास योजनाओं के बारे में चिंता करते हैं. और एक मूल मंत्र दिया उत्तर पूर्व को लेकर के, हीरा, यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज से जोड़ने का काम किया है. वहां के आधारभूत संरचना को मजबूत करने का काम किया है. एक वो समय था जब कैडर राज चलता था वहां पर, जहां लहूलुहान वहां की मिट्टी हो जाती थी. एक वो समय है जहां विकास की बयार बहती है. आप देखिए किस तरह से इंसर्जेंसी चलती थी वहां पर, किस तरह से ब्लॉकेड होता था, किस तरह से वहां पर कर्फ्यू लगे रहते थे, ऐसी आपात जैसी स्थिति बनी रहती थी. लेकिन आज विकास के नए नए कीर्तिमान अगर उत्तर पूर्व घट रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और एनडीए के द्वारा, जो डबल इंजन की सरकार के द्वारा विकास के किए गए कार्य और वहां की जनता जनार्दन ने जो हमें जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए निश्चित रूप से हम गर्व भी महसूस कर रहे हैं, जनता को धन्यवाद कर रहे हैं कि
जो आपने आशीर्वाद दिया है। अमरेंद्र, वहां पर आप बने मनोज जी, रहिएगा लेकिन और एक बड़ी लगातार बात तो अभी आपसे अपडेट के लिए वापस आते रहेंगे। लेकिन एक चौंकाने वाला अपडेट आपने दिया है, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं बीजेपी के लिए, वहां पर सीपीआईएम और कांग्रेस से मुकाबला नहीं हो रहा है बीजेपी का, वहां पर हो रहा है तिपरा मोथा से, यानी कि चुनौती पेश कर रही है बहुत शिद्दत के साथ। और अगर इसके साथ बीजेपी अलायंस कर लेती तो तस्वीर और ज्यादा सुनहरी हो सकती थी बीजेपी की। देखिए, हमने देखा टिपरा मोथा का जब कैंपेन चल रहा था तो बहुत सारा यूथ उसके साथ में था, महिलाएं उसके साथ में दिख रही थी कैंपेन में। तो ट्राइबल बेल्ट नहीं बल्कि ट्राइबल जहाँ जहाँ भी त्रिपुरा में सीटों में हैं वो सपोर्ट उससे मिल रहा था। वो खुद यूथ लीडर है, उससे युवा भी जुड़ रहे थे, एक नया लीडर है, नए लोग भी जुड़ रहे थे, नई उम्मीद लोगों को दिख रही थी, कुछ उसमें बदलाव होगा। तो उसका एक सीधा असर इस जो नतीजे आ रहे हैं, जो अभी रुझान चल रहे हैं, उनमें दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा ने भी इस चीज़ को समझा था। हमने देखा कि बीजेपी ने अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी में 12 महिलाओं को टिकट दिया है, जो पहले कभी नहीं दिया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक को चुनाव मैदान में उतारा। उसे पता था चुनाव इतना आसान नहीं, चुनाव काफ़ी कड़ा होगा। इसके बावजूद भी कि वो अपने बहुमत के प्रति आश्वस्त रही है। तो टिपरा मोथा का जो राइजिंग वहाँ पे जो उभार हो रहा है, जो वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्रीय जो भावनाएं हैं, क्षेत्रीय जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, उनको भी सामने उभर के सामने आ रही हैं। और निश्चित रूप से अगर मान लो, हमें लगता है कि सरकार जब भी बनेगी तो टिपरा मोथा वहाँ पे विपक्षी भूमिका के बजाय कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से सरकार के साथ भी हो सकती है, क्योंकि उसको अपनी बहुत सारी ट्राइबल डिमांड्स को पूरा करवाना है, जो लड़के नहीं बल्कि साथ में रह के ही ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। हालांकि भाजपा को बहुमत मिलने की संभावना ज़्यादा है। जो सीटें चल रही हैं, आपने बताया कि टिपरा मोथा कई सीटों पर जो सीधे फाइट में है, लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस नहीं है। हालांकि नंबर जो दिख रहा है उसमें लेफ्ट और कांग्रेस काफ़ी ठीक दिख रहा है, बहुत ख़राब नहीं कर रहा है, डबल जेट में दिख रहा है। लेकिन जब पूरे नतीजे आएंगे तब स्थिति साफ होगी। हाँ, टिपरा मोथा एक बड़ी ताकत की रूप रहा है, ये सही बात है। You're right. The fact, Mr. Bhattacharjee, if you can hear me, what my colleague Amrendra also said, he was there on the ground and he, of course, traveled the length and breadth of Tripura. What Ram Narayanji with us in the studio is saying, that there is no doubt that Tripura Motha has emerged as the X factor, disturbing the conventional calculations of the parties in the state. Mr. Debashish Bhattacharya, if you can hear me. किंग मेकर हो सकता है। अभी तक जो ट्रेंड जो देख रहा है, Right. बीजेपी एंड सीपीएम कांग्रेस अलायंस, ये जो दो पार्ट है, ये नेक टू नेक चल रहा है। बट तिपरा मोथा, दे आर गेटिंग 12 to 13 सीट्स, आई थिंक अप टू 16 तक भी हो सकता है। जो अगर भाजपा को बहुमत नहीं मिला तो तिपरा मत मिलेगा। ये जो ट्रेंड है, इतना पॉलिटिकल सिनेरियो है त्रिपुरा का, ये पॉलिटिकल सिनेरियो ये बताता है कि तिपरा मोथा अगर किसी को सपोर्ट करना है तो भाजपा को सपोर्ट करेगा, क्योंकि भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट में है। त्रिपुरा में नॉन लेफ्ट जो ट्राइबल्स पार्टी है, वो सब पार्टी केंद्र में, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट का किया था, वो नेशनल पार्टी के साथ रहा। सो तिपरा मोथा का जरूरत पड़े सपोर्ट देने का तो वो भाजपा के साथ देगा, ये बोल सकता हूं। ये टिपरा मोथा की अगर जनजातीय भाषा में अगर इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसके मायने क्या है, क्या अर्थ है, एक बात। दूसरा, टिपरा मोथा अच्छा कर रही है, उसका नुकसान बीजेपी अलायंस को हो रहा है या फिर सीपीआईएम कांग्रेस अलायंस को हो रहा है? एक्चुअली तिपरा मोथा जो अच्छा कर रहा है, ये प्रेडिक्टेबल था। तिपरा मोथा का जो अभी रिजल्ट आ रहा है वो प्रेडिक्टेबल था। तिपरा मोथा आईपीएफटी से जो बीजेपी गठबंधन का जो एलआई है, आईपीएफटी लास्ट ईयर सॉरी असेंबली इलेक्शन में जो वोट शेयर था, वहां से तिपरा मोथा में शिफ्ट हुआ। बीजेपी ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में बीजेपी का इतना अच्छा पकड़ नहीं था। मैं भी लास्ट ईयर लगभग 10 सीट बीजेपी को मिला था। बट ये जो है, ये वोट बेसिकली आईपीएफटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन मिला था। ये वोट चला गया अभी तिपरा मोथा में। बट तिपरा मोथा सिर्फ ये वोट लेके इसका एक शेयर गया था, पूरा वोट तो नहीं गया था, इसका एक शेयर गया था। ये वोट लेके तिपरा मोथा इतना बड़ा नहीं कर पाता। तिपरा मोथा का बड़ा वोट
शेयर वो सीपीएम से गया। एंड नॉन ट्राइबल सीट में 21 नॉन ट्राइबल सीट में तिपरामथ वहां पर जी कुछ सारे ट्राइबल्स वोटर में सीपीएम का पकड़ था, बट अभी तिपरामथा में बहुत सारा शिफ्ट हो गया। जी। तो मैक्सिमम लॉस हुआ तिपरामथा का, सीपीएम का, ये बोल सकता हूं। यही मैं जानना चाह रहा था कि जो मैंने कहा था ना रणनीति की बात, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है रणनीति के तहत कहीं ना कहीं ये सब हुआ है। कुछ सुगबुगाहट थी कि जनजातीय क्षेत्र में कुछ नाराजगी है सत्ता पक्ष से, उस नाराजगी को कांग्रेस और सीपीआईएम की तरफ डाइवर्ट होने से बचाने के लिए शायद ये टिपरा मोथा जो है एक दल के तौर पर चुनाव लड़ रही है। क्या एक रणनीति के तहत ऐसा हुआ है क्या? देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी चीज़ नकारने नहीं जाती, जो चीज़ें सामने होती हैं उससे ज़्यादा चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं। इलेक्शन पॉलिटिक्स में खासकर चीज़ें सामने आती हैं। आईपीएफटी जो बीजेपी की एलायंस थी, जब देखा टिपरा मोथा नए रूप से उभर रही है और उसके साथ में जो वहाँ के पुराने राजवंश के जो वारिस थे वो यूथ हैं, उनसे लोग जुड़ रहे हैं, तो आईपीएफटी के बहुत सारे नेता टिपरा मोथा में चले गए थे। तो आईपीएफटी वैसे ही कमज़ोर हो गई थी, बीजेपी का ट्राइबल पार्टी पार्टनर थी वो। तो जब टिपरा मोथा में चले गए तो बीजेपी ने रणनीतिक रूप से कहीं ना कहीं पहले पूरी कोशिश की टिपरा मोथा के साथ अलायंस हो जाए, क्योंकि वो एक्चुअल वहाँ के ट्राइबल एक्सप्रेशन को लीड कर रही थी। जब वो नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं तो हेमंत बिस्वा शर्मा एक नॉर्थ ईस्ट के बड़े रणनीतिकार हैं, नॉर्थ ईस्ट के बाहर भी शामिल हुए हैं, मैंने वेस्ट बंगाल में उनका रोल देखा है, तो उनकी भूमिका और अलग तरह की है। तो नॉर्थ ईस्ट का कल्चरल पॉलिटिक्स का अलग है, ऐसे में कोई जाति दुश्मनी वहाँ नहीं होती है। तो टिपरा मोथा की अपनी सर्टेन डिमांड्स हैं और जो ट्राइबल्स को लेकर के हैं, उनको अगर कोई भी सरकारें पूरा करती है, इग्नोर कभी नहीं करती है। तो टिपरा मोथा के साथ बीजेपी की बातचीत पहले भी चल रही थी, अलायंस नहीं हो पाया अलग बात है, अलग चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ने से ही फायदा होगा। हमने देखा यही बजाय जब टिपरा मोथा चुनाव मैदान में रही तो बीजेपी ने आईपीएफटी की सीटें कम कर दी, उसे केवल 5 सीटें दी। उससे भरोसा कि टिपरा मोथा अच्छा करेगी और देर सवेर वो हमारे साथ आ सकती है। आप जो कह रहे रणनीति ये अंदर खाते दिखाई दे रही थी, नहीं तो आईपीएफटी को ये जब 8 सीटें एमएलए थे तब भी ज्यादा सीटें दी जा सकती थी, 5 ही दी। It looks probable that this may happen because early in the morning, Pratibim, the kind of surge that we saw, the BJP taking in Tripura, that somehow by this hour has diminished to somewhere around 31, 32. So if needed, and as we've been discussing with our guests, Tripura Motha and the BJP could be coming together to form the government in Tripura. But of course, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर त्रिपुरा मोथा चुनाव नहीं लड़ती तो बीजेपी को नुकसान होता और सीपीआईएम कांग्रेस अलायंस को क्या फायदा हो सकता था, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बनकर उभरता है। बट रामनारायण जी, अगर कांग्रेस और सीपीएम दोनों की परफॉर्मेंस में देखें तो लेफ्ट पार्टीज का तो ऑफ कोर्स वो जो बेस है वो है, बट कांग्रेस का कहीं ना कहीं कम हुआ है। पिछले कई दशकों से अगर आप देखें उनका वोटर बेस इरोड हुआ है, जो कि बट गया है अब। देखिए, कांग्रेस का अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो इतनी उलझी हुई है कि कांग्रेस का वर्कर भी जा रहा है और कांग्रेस का सपोर्टर भी जा रहा है। तो कांग्रेस की ये कमी पूरे देश में दिखाई दे रही है। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के पास लीडर्स भी नहीं रहे, उसके बहुत सारे लीडर्स छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए हैं। प्रद्युत देव वर्मा की कांग्रेस छोड़ने की सबसे बड़ी वजह वो भी इसी वजह गए। तो वहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की जो है वो उसके जिस तरह का व्यवहार है उसको लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर प्रद्युत देव वर्मा को लेकर के हमारे अभी जो मानिक शाह हैं, ये कांग्रेस छोड़ के आए, सभी लोग कहाँ से आए हैं? तो कहीं ना किसी वजह छोड़ के आए ही वहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस के पास पहले की लीडरशिप उसमें बहुत अंतर आ गया। तो कांग्रेस के पास अब तो उसका अपना कार्डर भी नहीं बचा है। और जो अलायंस जो हुआ था अभी त्रिपुरा में, वो इतना विपरीत अलायंस था जिसको कि हालांकि कुछ असर पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा वो। जी चलिए, बहुत देर से मेघालय की बात नहीं की। मेघालय की अपडेट लेने के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, यहाँ पर हम देख रहे हैं अन्य बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। जब आप चुनाव प्रचार देख रहे थे, मतदान भी आपने होता हुआ देखा, तो क्या ये आपको लग रहा था कि अदर्स जो हैं इतनी बेहतरीन पोजीशन में रहेंगे मतगणना के बाद? और इन अदर्स की बात करें तो कौन कौन से छोटे दल अदर्स में समाहित हैं? बिल्कुल प्रतिबिंब, मेघालय जो है वो
एक ट्राइबल बाहुल्य इलाका है, जहाँ पर हिल के हिसाब से वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, खासो, जैंतिया, गारो। उसके बाद नॉन ट्राइबल की भी पॉपुलेशन 19 से 20% के आसपास है। और मेघालय में आप देखेंगे बीते कई दशकों से किसी को बहुमत नहीं मिला है। उसका एक प्रमुख कारण यही है कि हर क्षेत्र के हिसाब से वहाँ वोटिंग होती है। खासी हिल अपने हिसाब से वोटिंग करता है, जैंतिया हिल्स अपने हिसाब से वोटिंग करता है, और गारो हिल्स जो है वो अपने हिसाब से वोटिंग करता है। और उसी हिसाब से वहाँ पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उनकी उपस्थिति है। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक वहाँ शासन किया है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि उसके स्थापित और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुकुल संगमा आज टीएमसी के पाले में हैं। और अगर हम दलों की बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि अदर्स में कौन कौन से दल हैं, एनपीपी चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, आपने उसे देख लिया होगा। उसके अलावा टीएमसी जो है वो इस बार उभरी क्योंकि कांग्रेस के विधायक और बड़े नेता उसके पास चले गए। इसके अलावा वहां पर कई ऐसे क्षेत्रीय क्षत्रप हैं जिन्हें सब रीजनल पार्टियां कहा जाता है। यूडीपी वहां पे एक पुरानी पार्टी है और मजबूत पार्टी है, जिसका दखल खासी हिल में है। लिंगदो उसके नेता हैं, पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष भी वो रहे थे, और खासी हिल में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। वो 10 सीटों तक में 10 से 12 सीटों में अच्छी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी है, वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वो भी खासी हिल की पार्टी है। इसके बाद अलावा वहाँ पे पीडीएफ एक पार्टी है, एक एलडीएफ पार्टी है। ये सभी खासी हिल और जैंतिया हिल में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा हिल स्टेट एक करके एक पार्टी है, एक गारो काउंसिल करके एक पार्टी है, जो गारो हिल्स में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और अगर आप देखेंगे, अगर अदर्स को आप अलग अलग करके देखेंगे, तो ये सभी 5, 6, 2, 4 सीटों पे बड़ी मजबूती से अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय पहचान यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। प्रतिबिंब अगर हम बात करें तो पिछले 13 सालों से यहाँ मुख्यमंत्री अभी गारो हिल से ही बनते आए हैं, जबकि अगर हम सीटों के लिहाज से बात करें तो 36 सीटें खासी जैंतिया हिल से आती हैं, 24 सीटें गारो हिल से आती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बीते 13 साल से गारो हिल से है मुकुल संगमा और अब कर्नाट संगमा। तो एक खासी जो इलाका है, जैंतिया इलाका है, वहां पर इन छोटी पार्टियों ने मुद्दा बनाया था कि इस बार मुख्यमंत्री खासी हिल से होना चाहिए, और उस बात को उन लोगों ने बड़ी ही प्रमुखता से अपने समुदाय के लोगों में उतारा है। और इसलिए आप जो ये अदर्स में सीटें देख रहे हैं, उसका एक नतीजा है कि वो उभर कर आया। इसके अलावा खासी हिल में एक बड़ा ही मुद्दा इनर परमिट लाइन का भी कुछ युवाओं ने यहाँ पे छेड़ा था, कुछ नेताओं ने छेड़ा था। आपने बीते 1 साल पहले यहाँ पर गैर आदिवासी और आदिवासी जो लोग हैं उनमें एक झड़प की खबर सुनी होगी। तो यहाँ पे कुछ लोग इनर परमिट लाइन की बात करते हैं। उनका कहना है कि मेघालय में अदर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसकी तरह ही आईपीएल लागू होना चाहिए, ताकि आदिवासियों की जो रक्षा हो सके, उनके संपत्तियों की रक्षा हो सके। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा टीएमसी भी, चूंकि आपको दिख रहा होगा, मुकुल संगमा यहाँ के स्थापित नेता रहे, कांग्रेस का एक आधार उनके पास था। अब मुकुल संगमा के चूंकि मेघालय में तृणमूल कांग्रेस के पाले में चले जाने से क्या हुआ, उनका एक आधार बेस जो था, जो उन्होंने यहाँ कमाया था, वो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए काम कर रहा है। और वो भी गारो हिल में, चूंकि गारो हिल के वो बड़े नेता रहे हैं, और खासी जैंतिया हिल में भी उनकी सीटें नजर आ रही हैं। इसके अलावा एनपीपी की अगर हम बात करें प्रतिबिंब, तो कर्नाट संगमा पीए संगमा के पुत्र हैं, और पीए संगमा गारो हिल के तो बड़े नेता थे ही थे, मेघालय के भी बड़े नेता थे, और राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका दखल रहा, तो एक बड़े नेता रहे हैं, तो उनके पुत्र हैं। तो वो भी गारो हिल के अलावा 5 साल चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे, तो इसका फायदा उनको ये मिला कि उन्होंने अपनी पार्टी को गारो हिल के अलावा खासी और जैंतिया हिल में भी बहुत ही विस्तार से वहां के आंकड़ों के बारे में और वहां के सीट्स के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज ने वहां पर भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी। और Absolutely, and the point that he was making, that it seems Conrad Sangma, he served as the chief minister for 5 years. It seems with the manner the NPP is emerging as the single largest party, he is set to become the chief minister once again, Pratibim. जी, लेकिन जो है टीएमसी जो है खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है दोनों दलों का या दोनों अलायंस का। कितनी संभावना है रामनारायण जी कि एनपीपी बीजेपी तो साथ आ जाएगी, और अगर मतलब न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें तो ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कल रात को इलेक्शन काउंटिंग से पहले हिमंत बिस्वा शर्मा और कॉनराड संगमा की एक प्राइवेट मीटिंग भी हुई है। जाहिर तौर पर इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बातचीत हुई होगी। तो एनपीपी और बीजेपी का अलायंस जो है बहुत बड़े मेजर इश्यूज पर फॉल आउट नहीं हुआ था, वापस आ सकते हैं। बट कितनी संभावना है कि ऑपोजिशन पार्टीज कैन स्प्रिंग अप अ सरप्राइज? अपोजिशन पार्टियों के मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि जो भी पार्टियां बहुत सारी जब पोजीशन में ही आ जाती हैं, सरकार गठन होता है तब सब पोजीशन में 2-4 कुछ पार्टियां रह जाती हैं केवल, जिनके अपने पर्सनल इशू ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में देखिए, मेघालय में देखिए,
पार्टियों से ज़्यादा उनके लीडर्स के पर्सनल इशू हावी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट रहती है उस दल को बिल्कुल सही बात है। रहता नॉर्थ है। ईस्ट हमेशा जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही चलता है, क्योंकि उसको अपनी जरूरत पूरी करने डेवलपमेंट बेसिस रहता है। और दूसरी बात, ऐसी बात चल रही थी, सूरज मोहन बता रहे थे कि वहाँ पे खासी हिल्स वाला जो है, वहाँ की दो पार्टियाँ बताया, नाम लिए उन्होंने, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों पार्टियों करीब 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जो अदर्स की बात चल रही वो महत्वपूर्ण है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी गवर्नमेंट वाले अलायंस के साथ में रहेंगी। अभी अलग बात, क्योंकि खासी हिल्स का डेवलपमेंट बड़ा इशू बना हुआ है, गारो हिल्स का हुआ है। कम संभावना है कि ये पार्टीज जो है वो टीएमसी के साथ चली बिल्कुल जाएं नहीं और आएंगी, वो इधर ही आएंगी। उनको डेवलपमेंट वाला खासी हिल्स गारो हिल्स के ऊपर, हाँ सीएम को लेके इशू रहता है वहाँ पे कि खासी हो क्या गारो हिल्स का हो, वो रहता है, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है फिर। That could have been an issue had the NPP not been doing well. But looking at the trends, Pratibim, it's absolutely clear for now that the NPP has taken a lead, and it's obvious that their leader will be the chief minister if the party cobbles up an alliance. पवन जुड़े हुए हमारे साथ लगातार, कुछ पूछना है? पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं। पवन जी, नागालैंड की काफी कम बात की है हमने आज प्रोग्राम में। आप नागालैंड में रहे, अभी के नंबर्स के हिसाब से तो हम देख रहे हैं कि एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल रही है बीजेपी प्लस एनडीपीपी को। पर एक सवाल जो नागालैंड को लेकर उठता है कि आज तक वहां पर कोई भी वुमन एमएलए नहीं रही है। इस बार 4 प्रत्याशी है, क्या संकेत है? क्या नागालैंड असेंबली को इस बार एक वुमन एमएलए मिल पाएंगी? बिल्कुल जरूर ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ के ट्रेंड्स हैं अभी तक के, उसमें साफ है कि एनडीपीपी और बीजेपी जो गठबंधन है वो सत्ता में लौट रहा है। 45 से ज्यादा सीटों पर जो है एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन आगे चल रहा है। जो नागा पीपल्स फ्रंट जो ऑपोजिशन है यहाँ का, वो 8 सीटों पर रुझानों में आगे है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर आगे है और अन्य अदर जो है वो 5 सीट पर आगे है। तो ये 60 में से ये स्टैट्स है यहाँ का, जहां तक ट्रेंड्स की बात है अभी की। तो जैसा आपने बताया कि जहां तक महिलाओं की बात है, हेकानी जाखालू जो यहाँ पे दीमापुर 3 विधानसभा है, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी, एक्सक्लूसिव बातचीत मैंने की थी, वो आगे चल रही हैं। जहां तक आपने महिलाओं की बात की तो वो आगे चल रही हैं। दूसरी जो एटेउजू एक सीट है यहाँ पे, वहां से काहुली सेमा बीजेपी की है, ये ईएनसी रही हैं और वरिष्ठ जो है प्रशासनिक अधिकारी रही हैं, इंजीनियर रही हैं, तो ये भी आगे चल रही हैं। क्योंकि 4 सीटें एनडीपीपी की दूसरी उम्मीदवार जो है यहाँ पे वो भी आगे चल रही हैं। तो महिलाओं में अगर कोई भी जीतती है, कोई भी महिला प्रत्याशी अगर कोई जीतती हैं, तो वो पहली महिला होंगी जो कि विधानसभा में पहुंचेगी। ये बड़ी लंबी कहानी है यहाँ की नागालैंड की, कि जो एक एम शाजियाज थी यहाँ पे 1982 में वो एमएलए बनी थी 5वीं विधानसभा में, नागालैंड विधानसभा में। उसके बाद वो यहाँ की एमपी भी बनी लोकसभा में। तो वो एकमात्र महिलाएं थी और पिछले बीते 25-30 वर्षों में कोई भी महिला यहाँ विधानसभा नहीं पहुंची। तो इस बार अगर चाहे हेकानी जाखालू हैं, चाहे कोहली सेमा हैं, चाहे एनडीपीपी की दूसरी उम्मीदवार कोई भी पहुंचती तो पहली महिला प्रत्याशी होंगी। एक जो बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार मतदान प्रतिशत जो है वो काफी बड़ा 86% के आसपास यहाँ मतदान हुआ है और उसमें युवाओं की सहभागिता उसमें साफ दिखी है। इस बार जो यहाँ का इलेक्शन कमीशन भी है, उन्होंने बहुत प्रयास किया और उनके प्रयासों का परिणाम है कि यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा है, यूथ आगे बढ़ के आया है। मैंने लंबी लंबी लाइनें 27 तारीख को देखी यहाँ पे, जिसमें कि युवतियां यहाँ की सबसे ज्यादा थी, वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है नागालैंड का, उसमें जो है इनका युवाओं का बहुत महत्व है इस बार, और उसमें साफ दिखा है कि उन्होंने एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन को दोबारा चुना है। जहां तक आगे की बात है, नेफ्यू रियो जो है वो आगे चल रहे हैं, यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है वाई पैटर्न वो आगे चल रहे हैं, जो यहाँ के बीजेपी अध्यक्ष हैं तेमजेन इमना एलोंग, वो एलांग टू की उनका विधानसभा है, वहां से वो आगे चल रहे हैं। यहाँ के जो एनपीएफ के नेता हैं एक कुझो लूजो अजू नीनू, ये इनकी सीट है, फेक सीट है इनकी, वहां से वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये दीमापुर से दीमापुर 1, दीमापुर 2, दीमापुर 3, the picture from Nagaland is quite clear. What we are witnessing is the BJP and the NDPP way ahead. It's going to be a historic victory for them at 43 plus. They stand currently. The NPF a distant second at just about four. In fact, the others, if you look at the other parties, they seem to be doing better.
and the INC far behind it, just about one. So it seems, apart from the historic victory that the BJP and the NDPP could see in Nagaland, it could be also a historic moment if we see the woman MLA actually being elected from the state, something that's never been seen before, as Pawan was saying. And there is high probability that this time the Assembly of Nagaland could have an elected woman representative as well. देवाशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवाशीष, नागालैंड में तो वस्तुस्थिति जो दिख रही है, पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है, लेकिन अगर बात करें त्रिपुरा की, तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ स्थिति में बदलाव रहेगा या फिर बीजेपी सरकार बनाने में एक बार फिर से कामयाब हो जाएगी? देवाशीष, नागालैंड में तो स्थिति क्लियर हो गई है लगभग, वहां पर एनडीपीपी एक बार फिर से वापस सत्ता में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन त्रिपुरा में क्या बीजेपी एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आ रही है या तस्वीर में कमोबेश कुछ बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे पूछ रहे क्या? जी, आपसे। हाँ, त्रिपुरा में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड में बीजेपी गवर्नमेंट करेगा, ये लगभग तैयार हो गया। बट ये त्रिपुरा मथा का सपोर्ट लग सकता है अगर जरूरत पड़े। अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, मैं पिछले बार भी बोला, अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, त्रिपुरा मथा जैसा भी हो, पहले हो बाद में हो, जो भी हो, बीजेपी को सपोर्ट करेगा, ये लगभग तैयार है। क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड त्रिपुरा मथा बीजेपी को सपोर्ट करने वाला है, ये बोल सकते हैं। अगर जरूरत पड़े, 1-2 सीट का 3 सीट का जरूरत पड़े, तो त्रिपुरा मथा सपोर्ट करेगा, त्रिपुरा मथा का सपोर्ट लेके बीजेपी गवर्नमेंट करेगा। But the current trends, Pratibim, could be a bit worrying for the BJP plus. As you see the numbers we are flashing on the screens, the BJP now has come down to 25, Tripura Motha goes up to 21, the Left Plus to 12, and this is the picture from Tripura at the current moment as we speak. तो ये तो टक्कर जो है सही पिक्चर है। ये त्रिपुरा मथा 21 नहीं जाएगा, त्रिपुरा मथा 21 नहीं जाएगा, ये 16-17 तक रहेगा, मैक्सिमम 16 बस 17 तक रहेगा। Right, so it's just 10:30 in the morning, so of course the numbers will keep fluctuating. But if the kind of surge, Pratibim, that we've been speaking, in the initial trends, the BJP plus took a huge surge, but in about 2.5 hours, the numbers coming down to about 25. With Tripura Motha, they could there could be a post-poll alliance as we speak. All our experts have said that there is high probability that both these parties could come together. But even then, it could be worrying for the BJP, for a party that has worked hard in the state. They've brought about several schemes in the state which have largely been accepted to the public. Actually, but also, yes, Devashish ji. Actually, Tripura में जो post-poll alliance जो हुआ, pre-poll alliance जो हुआ, ये आप देखिए खूब तिक्ने नजरिया से देखिए, तो त्रिपुरा मथा अगर बीजेपी के साथ आता अलायंस में, तो बीजेपी का ये रिजल्ट नहीं होता, त्रिपुरा मथा का भी ये रिजल्ट नहीं होता। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके कांग्रेस सीपीएम चला आता, इसलिए चला आता त्रिपुरा मथा ने जो सीपीएम का वोट काट किया, वो अगर बीजेपी के साथ जाता पहले, तो ये सीपीएम का वो वोट त्रिपुरा मथा के साथ नहीं आता, वो सीपीएम में ही चला जाता, रह जाता। तो हेमंत बिश्व शर्मा एंड सेंट्रल बीजेपी का एक यूनिक स्ट्रेटेजी है। त्रिपुरा मथा का साथ अलायंस लास्टली नहीं हुआ, ये हम लोग जो समझते हैं हेमंत बिश्व शर्मा एंड दिल्ली बीजेपी का एक यूनिक स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी लेने के रिजल्ट में ये बीजेपी दोबारा सत्ता में आ रहा है। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर त्रिपुरा मोथा के साथ अलायंस होता तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो सकता था? ऑब्वियसली मोथा के साथ बीजेपी का अलायंस होता तो सीपीएम का जो वोट शेयर मोथा में जा रहा है अभी, वो वोट शेयर मोथा में नहीं जाता। तो बीजेपी
सीपीएम का वोट शेयर बहुत बढ़ जाता, सीपीएम का सीट बहुत बढ़ जाता, बीजेपी गवर्नमेंट करना मुश्किल था। अगर मथा के साथ एलाई होता तो बीजेपी गवर्नमेंट करना मुश्किल था। You know, Pratibim, looking at these numbers, it also seems that the Tripura Motha has not just dented prospects of the left plus Congress alliance. They also seem to have, caused damage, significant damage to the BJP also on some of the seats. And as our colleague was suggesting that on some seats, it's a direct contest between the BJP and Tripura Motha. जी, जैसे रामनारायण जी ने कहा था ना कि पर्दे पर जो नजर आता है राजनीति में या चुनाव की रणनीति में, पर्दे के पीछे उससे बहुत कुछ ज्यादा होता रहता है। और सूरज मोहन झा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सूरज, तस्वीरें कमोबेश वैसी ही बनी हुई हैं। अगर मेघालय की बात की जाए तो क्या माना जाए कि अंतिम परिणाम आते आते यही परिणाम लॉक हो जाएंगे? बिल्कुल। अभी तो खैर हमें चूंकि जनादेश का थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब ये बात तो तय है कि जो मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस जिसने 5 साल मेघालय में राज किया था, वो कहीं ना कहीं हमें पुनर्जीवित होते हुए दिखेगा। चुनाव से पूर्व ही हमने देखा था ये मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस अलग हो गया था और जो दोस्त मिलकर 5 साल सरकार यहाँ चला रहे थे, सबकी जो राहें थी वो जुदा हो गई और सबने अलग अलग राह पकड़ी थी। एनपीपी ने अकेले कॉन्टेस्ट किया, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले कॉन्टेस्ट किया, यूडीपी, वीपीपी और तमाम जितने भी मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी थे, सबने अलग अलग राहें पकड़ ली। और पिछली बार 2018 के चुनाव में सबसे बड़ा दल प्रतिबिंब यहां पर कांग्रेस था। कांग्रेस को 21 सीटें आई थी और वोट प्रतिशत 28.5% के आसपास था, मतलब 29% के आसपास वोट शेयर में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और सीटों के लिहाज से भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही हुआ करती थी। लेकिन एनपीपी जो कि कर्नाट संगमा जिसके नेता थे, पीएस संगमा एक बड़े नेता हुआ करते थे, मेघालय के लोकसभा अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी छवि रही, उनके पुत्र थे, 18 सीटें आई, 19 से 20% के आसपास उनको वोट शेयर भी आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो वहां की सब रीजनल पार्टी है, उन लोगों ने मिलकर एक मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया और 5 साल पूरे आराम से एनपीपी के नेतृत्व में वहां पर सरकार चली है। लेकिन अब वहां स्थिति अलग हुई, चूंकि वहां से भी सब अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस भी अब उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में एक समय वो 2018 में हुआ करती थी। ना जो है उसके पास आज नेता है ना दल है। 21 विधायक होने के बावजूद अब तक जो मेघालय विधानसभा में उसकी स्थिति शून्य हो गई। उसके सारे विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। 12 विधायकों के साथ मुकुल संगमा जो कि एक क्षेत्र वहां पे नेता थे, 8 साल से ज्यादा वहां के मुख्यमंत्री रहे, वो खुद टीएमसी में चले गए, नेता प्रतिपक्ष वहां पर बन गए और टीएमसी जो शून्य पे थी वो वहां पर मुख्य अपोजिशन पार्टी बन गई। तो टीएमसी एक बड़ा मुकुल संगमा के नेतृत्व में एक बड़ी ताकत ऐसा लग रहा था कि बन रही है और टीएमसी पार्टी ने भी कलकत्ता से आकर यहाँ पर अपने उसके लिए जान जो है पूरा उन्होंने जान चुनाव प्रचार में लगा दिया। ममता बनर्जी रही, अभिषेक बनर्जी सहित तमाम जो उनके नेता थे वहाँ कैंप करने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग तरह की यहाँ पे राजनीति की, नॉन ट्राइबल इलाकों में चूंकि वो पहले से मजबूत थे, इस बार उसे और मजबूती से किया। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है और अन्य हमारे दर्शकों के जहन में भी होगा। सूरज, ये एनपीपी के साथ अलग चुनाव लड़ा है, यानी कि सभी दल वहां पर अपने बूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई अलायंस के साथ चुनाव नहीं लड़ रहा है, गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहा है। लेकिन क्या एनपीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती बीजेपी तो और ज्यादा लाभ की स्थिति में रहती, या फिर अलग चुनाव लड़कर 2 से 7 तक पहुंचती हुई नजर आ रही है? एक बड़ा गेन है बीजेपी के लिए। देखिए, बीजेपी जो है प्रतिबिंब एक पूरे भारत में अपने विस्तार में लगी हुई है और पूर्वोत्तर भारत उसके लिए अहम है। प्रधानमंत्री मोदी आप देखते होंगे सीटों के लिहाज से पूर्वोत्तर भारत छोटा है, लेकिन हमेशा एक्ट ईस्ट की बात, लुक ईस्ट की बात वो करते हैं और पूर्वोत्तर डोनर मंत्रालय भी हुआ। प्रधानमंत्री के 50 से ज़्यादा विजिट उत्तर पूर्वोत्तर भारत में हुआ, तो वो पूर्वोत्तर भारत में अपने आधार को बढ़ाना चाहते थे। एनपीपी के साथ रहकर चूंकि उसमें यूडीपी और तमाम दल थे, तो वो कम सीटों पर चुनाव लड़ते और अपने प्रभाव को शायद नहीं बढ़ा पाती। लेकिन अब चूंकि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक प्रत्याशी की मृत्यु होने के कारण 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी नॉन ट्राइबल के अलावा ट्राइबल इलाकों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उसने तो सूरज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपने ना सिर्फ सीट बढ़ाए मेघालय में, अभी के नंबर्स के हिसाब से उनका वोट शेयर भी बढ़ता जा रहा है।
क्या ये कह सकते हैं कि बीजेपी पर जो ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये पार्टी एंटी माइनॉरिटी है, एंटी ट्राइबल है, वो बीजेपी ने उसको खत्म कर दिया है जिस तरह से? क्योंकि अगर त्रिपुरा और मेघालय की डेमोग्राफी देखें तो काफी अंतर है। मेघालय एक ट्राइबल, एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, और वहां पर बीजेपी ने जिस तरह से अपनी ना सिर्फ सीट बल्कि वोट शेयर में भी जिस तरह से बढ़ावा दिख रहा है नंबर्स के हिसाब से, तो ये जो एक इमेज है वो आज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल टीना, हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस इमेज को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि मेघालय टीना एक ऐसा राज्य है जो सुंदर है, पर्यटकों को लुभाता है, लेकिन उसके बावजूद एक आंकड़े दुखद है कि 32% की जो आबादी मेघालय की है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। यहाँ के युवा ड्रग्स और तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया है कि डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो 2 रोड शो किए शिलोंग और तुरा में, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया टीना, तो उन्होंने बाकायदा वहां लोगों को कहा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो डबल इंजन की सरकार बनेगी और केंद्र की योजनाएं सीधा इंप्लीमेंट होंगी मेघालय में। और तमाम जो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, रोजगार की बात हो, उन सभी मुद्दों पर हम आपके लिए काम करेंगे। और वहां इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत को हमने देखा है केंद्र के साथ मिलकर वो काम करना चाहता है, क्योंकि वहां पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं उसके लिए जरूरी है। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी एनपीपी पे आरोप लगाया था चुनाव प्रचार के दौरान, और खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह ने, कि केंद्र की योजनाओं का सही से क्रियान्वयन इन 5 सालों में नहीं हुआ। केंद्र ने जो पैसे भेजे उसको कहीं ना कहीं उसको लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो वो भ्रष्टाचार रोकेगी और सीधा पैसा जो है वो कहीं ना कहीं वहां के जनता को मिलेगा। और मेघालय चूंकि आप जानती है टीना कि एक ऐसा राज्य है जहां महिलाएं ही वहां की अर्थव्यवस्था को चलाती है, महिला मतदाताओं की संख्या वहां ज्यादा है। ऐसे में महिला मतदाताओं को भी लुभाने के पूरे कोशिश किए गए और महिलाओं को बताया गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। अगर मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वहां काम होगा। जैसे नशा मुक्त मेघालय बनाने की बात कही जा रही है, साथ में महिलाओं को और रोजगार में ज्यादा वहां किस तरह से लाया जाए, क्योंकि एक तरफ तो महिला प्रधान समाज है मेघालय का टीना, लेकिन एक दुखद बात यह है कि शादी के बाद पुरुष वहां जाते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के आया है सिंगल मॉम वहां पे कल्चर, चाहे पति की मृत्यु या उसके बाद डिवोर्स हो जाने के कारण एक बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है जो अकेले घर को चला रही है, बच्चे चला रही है, अर्थव्यवस्था दुकान सूरज, हमारे साथ देवाशीष भट्टाचार्य भी लगातार जुड़े हुए हैं त्रिपुरा से, और वो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को बहुत करीने से जानते हैं, बारीकी से समझते हैं। देवाशीष, जो हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा कह रहे हैं कि बार बार विश्वास दिलाया गया, अगर क्षेत्रीय राजनीति की बात करें, राज्य की राजनीति की बात करें नॉर्थ ईस्ट की, कि विकास के बयार अगर बीजेपी की सरकारें आती हैं तो वहां पर तेज होंगी, तो जो सेंटर में रहते हुए केंद्रीय सरकार के तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट के लिए काम किया है वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या चुनावी परिणामों में? हाँ, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक्चुअली लुक ईस्ट पॉलिसी से जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया, एंड बांग्लादेश, बर्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ जो संबंध डेवलपमेंट हो रहा है, त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारे यहाँ साबरूम बोल के एक सब डिविजन है, एक छोटा सा टाउन है, वहां से बांग्लादेश के साथ चंग जो पोर्ट है उसके साथ ये डिस्टेंस से ओनली 60 किलोमीटर। यहाँ पर एक मैत्री सेतु बोल के एक अच्छा ब्रिज बनाया, एंड सेज भी वहां पर चालू किया। ये सब त्रिपुरा का इकोनॉमी, टोटल नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमी, ये त्रिपुरा का साथ ही असम है, उसका थोड़ा साथ ही मेघालय है, ये सबका इकोनॉमी डेवलप करने का ये अच्छा तरीका है। एंड रोड कनेक्टिविटी थ्रू रेलवे कनेक्टिविटी, थ्रू एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिन्होंने हीरा का डाक दिया त्रिपुरा में आके 5 साल पहले, ये कनेक्टिविटी अच्छा हुआ, रोड कनेक्टिविटी अच्छा हुआ। त्रिपुरा से अभी राजधानी जा रहा है, त्रिपुरा से बहुत सारा ट्रेन इंडिया का बहुत सारा पार्ट में जा रहा है। ये सब
अच्छा हुआ, ये इम्पैक्ट ऑब्वियसली वोट में पड़ रहा है। देबश्री जी, पिछले कुछ 5 सालों में ही जिस तरह से प्रधानमंत्री के कई विजिट्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो और जिस तरह से डेवलपमेंट स्कीम्स आपने बताई कि जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसका भी कहीं ना कहीं असर दिख रहा है रिजल्ट्स पर क्यों और पार्टीज और खास करके नेशनल पार्टीज जो पहले वहां पर थी, उनके नेता वहां पर उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए जिस तरह से बीजेपी ने किया है, और उसका असर सिर्फ त्रिपुरा में ही नहीं बल्कि मेघालय और नागालैंड में भी दिख रहा है, जो कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, और वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है बीजेपी के लिए क्योंकि उनका फुटप्रिंट वहां बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली बीजेपी इज ए वेरी कैलकुलेटिव पार्टी, वेरी कैलकुलेटिव पॉलिटिकल पार्टी। राइट। ये नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट है या 8 स्टेट है, ये 7 स्टेट को अलग अलग देखे तो आपको मिलेगा त्रिपुरा में लोकसभा का 2 सीट, ये मिजोरम में 2 सीट, मेघालय में 2 सीट, ऐसे ऐसा मिलेगा। असम में थोड़ा ज्यादा सीट, बाकी सब में 1-2 सीट 1-2 सीट ऐसा ही चल रहा है। बट कुल मिला के 25 इंडिया का बहुत बड़ा बड़ा स्टेट, उनका जो सीट है लोकसभा का, पार्लियामेंट का, इससे ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट का सीट। ये नॉर्थ ईस्ट को एक एक स्टेट नहीं देख के, अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट को एक वन रीजन हिसाब से देखे तो ये 25 में जितना ज्यादा आएगा बीजेपी को, तो लोकसभा में उनका फायदा होगा। ये जो मैथमेटिक्स है पॉलिटिक्स का, ये बीजेपी अच्छी तरह से समझ लिया। एंड डेवलपमेंट करने का जो मनोभाव है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनका जो विजन है वो विजन तो अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा है। बट ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन, ये वोट का कैलकुलेशन, ये सीट का कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन बीजेपी ने अच्छी तरीके से किया, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में बीजेपी का पकड़ बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है, लेकिन राजनेताओं के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं रुझानों को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आज सामने आ रहे हैं, उसको लेकर। No, let us see, because there we ourselves contested very less seats, and we thought that with alliance we may get majority. But when results will come finally, let us see where we will get some majority and where we will not be not able to form the government. देवाशीष, आपने कहा कि हमेशा बीजेपी इलेक्शन मोड में रहती है और बहुत कैलकुलेटिव पार्टी है, एक राजनीतिक दल के तौर पर बहुत जो है आंकड़ों को बहुत करीने से बिठाने का प्रयास करती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस ने लगभग नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर ही कर दिया है राजनीतिक तौर पर। हमने देखा कि मेघालय में विशेष रूप से सोनिया गांधी काफी कैंपेन करती थी, उनकी कैंपेन का असर भी होता था, लेकिन इस बार वो कैंपेन में नजर नहीं आई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो करते रहे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के इन तीनों राज्यों में उस तरीके से चुनाव कैंपेन में शामिल नहीं हुए। उसका नुकसान भी, में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया जी, मेघालय में, उसका नुकसान भी क्या कांग्रेस को हुआ? हाँ, नुकसान तो कांग्रेस को हो रहा है। आसाम छोड़ के ये कहीं भी कांग्रेस का इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस नहीं है। ये त्रिपुरा में 88 से 93 तक कांग्रेस लेड गवर्नमेंट था। उसका बाद अभी तो ये सीपीएम कांग्रेस का अलायंस त्रिपुरा में सामने आया, बट ये 25 इयर्स अंडरग्राउंड जो रिलेशन था, हम लोग बोलता था ये दिल्ली में दोस्ती त्रिपुरा में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती होता था बट त्रिपुरा में ये फाइट कर रहा था। ऐसे रिजल्ट त्रिपुरा में 25 इयर्स सीपीएम रहा, बट जब एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जस्ट बिलो था 18 साल का पहले, ये पॉलिटिकल पार्टी जब जस्ट 2 इयर्स त्रिपुरा में काम किया,
2 इयर्स काम करके 25 साल का सीपीएम को पूरा हटा दिया, गवर्नमेंट कर लिया। ये त्रिपुरा में कांग्रेस एंड सीपीएम ये एलाई अभी ओपनली आया, बट ये अलायंस ऊपर में, ये ग्राउंड लेवल में नहीं। ये जो वर्कर्स है, वर्कर्स में ये एलाई नहीं है, वर्कर्स में दुश्मनी है। बट लीडर्स लेवल पे, ये स्टेट लेवल का लीडर्स बोलिए, ये नेशनल लेवल का लीडर्स बोलिए, कांग्रेस एंड सीपीएम का एक बहुत अच्छा दोस्ती है। ये तो बहुत पुराना दोस्ती है, ये नया दोस्ती नहीं है। ये जब वीवी गिरी ने जब वीवी गिरी का इलेक्शन था तब से सीपीएम ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तब से 1 by 1 सीपीएम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। त्रिपुरा के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए त्रिपुरा सीपीएम को कांग्रेस सपोर्ट कर रहा था। ये सिनेरियो चल रहा था। ये सिनेरियो करके एक्चुअली पब्लिक का ओपिनियन जीतना, पब्लिक का विश्वास जीतना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए गोटा नॉर्थ ईस्ट में ही ऐसा सिनेरियो है। ये इस कांग्रेस डे बाय डे वीक होते जा रहा है। जी हाँ, अगर रुझानों की बात करें तो 27 पर लगातार त्रिपुरा में रुझानों में बढ़त बनाए हुए दिख रही है बीजेपी। और जिसकी बात कर रहे हैं नए दल की तिपरा मोथा, वो भी 20 सीटों पर रुझानों में आगे नजर आ रही है। लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस थोड़ा सा पीछे हैं इन रुझानों को लेकर। जो है कह सकते हैं अभी तो फ्रीज हो गया है ये रुझान, थोड़ा सा आंकड़े बहुत बढ़ या घट नहीं रहे हैं। पर जैसा देवाशीष जी कह रहे थे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तिपरा मोथा के नंबर्स कुछ 16-17 के अराउंड आ जाएंगे और लेफ्ट और कांग्रेस का हो सकता है कि कुछ बढ़त हो। बट ये अभी फिलहाल जैसा आप सही कह रहे हैं, प्रतिबिंब नंबर्स ठहर गए हैं। लेफ्ट प्लस इज एट 19 एट द मोमेंट, तिपरा एट 11, बीजेपी प्लस एट 28. So BJP plus IPFT, I beg your pardon, is at 28, Tipra at 11. Again, double digits, not bad for a relatively new party. But if need be, the BJP plus could ally with the Tipra Motha and former government. As our guests on the panel earlier said, and as Debashish also agreed with, highly improbable that Tipra Motha could go the left Congress way. जी हाँ, सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, आप मेघालय में थे, लेकिन आप ने लगातार त्रिपुरा पर भी नज़र बनाए रखी और आपने कहा था कि त्रिपुरा में जिस तरीके से एक नया दल तिपरा मोथा चुनाव लड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति का हिस्सा रहा है बीजेपी का। क्या ये बात सही है? बिल्कुल प्रतिबिंब, त्रिपुरा में आप जो है 2.5 दशक से ज़्यादा लेफ्ट की सरकार रही, उसे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था। लेकिन बीते जो गैर भाजपा समर्थक वोट थे वो कहीं ना कहीं सीपीएम और कांग्रेस के इस गठबंधन से उदासीन रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ को प्रतिबिंब समझिए, दशकों जब सीपीएम के वहाँ सरकार रही तो कांग्रेस वहाँ विपक्ष में हुआ करती थी। और चूंकि आप जानते हैं कि जब लेफ्ट की सरकारें होती हैं तो किस तरह से राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है। ऐसे में माफ़ कीजिएगा, ऐसे में जो है दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसा हुआ करती थी। और आज दोनों इकट्ठे होकर लड़ने के लिए उनके नेतृत्व में उनको कह दिया तो एक जमीन पे उसमें एक सामंजस्य का अभाव। दूसरा, स्थानीय पहचान एक बड़ा मुद्दा है इन पूर्वोत्तर राज्यों में प्रतिबिंब। ऐसे में जो वहां पे त्रिपुरा में बंगाली समुदाय है, एक आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय अपने नेतृत्व ढूंढ रहा था। ऐसे में जो टिपरा मोथा है उसके प्रद्युत ने उनको एक स्थानीय नेतृत्व देने का भरोसा जताया कि त्रिपुरा में उनकी सरकार बनेगी। और वो हमें कहीं ना कहीं जो अभी रुझान नजर आ रहे हैं उसमें आपको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और टिपरा मोथा के बीच में ही लड़ाई होती हुई ज़्यादा दिख रही है। ये हो सकता है क्योंकि ये सुदूर इलाकों से भी मतगणना हो ही रही है, तो धीरे धीरे कांग्रेस और सीपीएम के आंकड़े टैली बढ़े और क्या होता है। लेकिन जो शुरुआती हमें रुझान दिख रहा है उस से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध के वोट थे वो कहीं ना कहीं टिपरा मोथा उसे लेने में कामयाब रही है प्रतिबिंब। जी, लेकिन ये एक गणित समझ नहीं आता। माना जा रहा है कि अगर टिपरा मोथा और बीजेपी मिलकर गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ते तो नुकसान हो सकता था बीजेपी को, और कहीं ना कहीं ये सारे मतदाता जिन्होंने टिपरा मोथा को वोट दिया है इन चुनावों में, वो लेफ्ट अलायंस की तरफ खिसक सकते थे। ये क्या गणित है? जी बिल्कुल, देखिए
जो सरकार चलाना एक अलग होता है और चुनाव लड़ना एक अलग गणित है। चुनाव लड़ने में क्या होता है, कई बार मतदाता जो है वो उसका सत्ता विरोधी रुझान होता है, कई बार सामुदायिक उनकी अपनी एक रणनीति होती है। ऐसे में अगर चुनाव इकट्ठा लड़ते तो शायद हो सकता था लेफ्ट का जो या कांग्रेस का जो कैडर था जो कि सरकार के खिलाफ था वो इकट्ठा होकर पोलराइज हो सकता था। ऐसे में जब टिपरा मोथा लड़ी और प्रद्युत ने दिखाया कि मैं एक विपक्ष का एक चेहरा हूं, विकल्प के तौर पर मैं यहाँ पर त्रिपुरा में मौजूद हूं, तो ऐसे में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनके अलावा जो भाजपा विरोधी वोट थे वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने जब देखा कि विपक्ष जो है सीपीएम और कांग्रेस वो कमजोर हो रही है, तो ऐसे में उन्होंने विकल्प की तलाश में टिपरा मोथा को वोट दिया हो। शायद अगर वो ये गठबंधन होता भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वो लोग दूसरी तरफ चले जाते। तो ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। चुनाव लड़ना एक कला है और उस कला में हम देखते हैं पूर्वोत्तर में खासतौर से अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें महारत हासिल की है। चाहे बात यहाँ गृहमंत्री अमित शाह की हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि पूर्वोत्तर को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए देख रहे हैं, वो सभी राज्यों में रणनीतियां बना रहे हैं। मैं मेघालय में मौजूद था प्रतिबिंब, तो मैंने वहां भी देखा कि किस तरह से वो सभी दलों पर जो लेकिन अगर मेघालय की बात करें तो मुकुल संगमा पीछे नजर आ रहे हैं। सूरज, इंटरव्यूज और बाइट्स हैं सूरज को छापते हैं वहां पे। सूरज, एक जो ताजा रुझान है मुकुल संगमा पीछे नजर आ रहे हैं टीएमसी के। बिल्कुल 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 मुकुल, हाँ। और सिर्फ मुकुल संगमा ही नहीं, कॉनराड संगमा भी अपनी सीट पर कुछ 44 गारो हिल्स में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जो गारो हिल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी टीना, और खासतौर से वेस्ट गारो हिल में जहां तुरा ये क्षेत्र आते हैं, और हमने बार बार देखा था वहां पे विपक्ष की तमाम पार्टियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो और जो गारो काउंसिल हिल की पार्टी है उसने सबने ये कहा था कि कहीं ना कहीं एनपीपी जो है वो संगमा एंड सन्स हो गई है, जिसमें संगमा परिवार ही चुनाव लड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कर्नाटक संगमा खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कर्नाटक संगमा के भाई जेम्स संगमा चुनाव लड़ रहे हैं, कर्नाटक संगमा के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और भी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। और इसको हमने जब प्रधानमंत्री ने भी वहां संबोधित किया था जनसभा को, तो उन्होंने भी कहा था कि कहीं ना कहीं परिवारवाद की जो राजनीति है वो मेघालय को पीछे ले जा रही है। कुछ परिवारों ने पूरा का पूरा जो मेघालय है वो कैप्चर कर रखा है, चाहे वो कर्नाटक संगमा का परिवार हो, मुकुल संगमा का परिवार हो। ऐसे मुकुल संगमा की वाइफ भी चुनाव लड़ रही है, मुकुल संगमा खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा यूडीपी की अगर हम बात करें तो लिंगदो परिवार ही जो है वहां पे प्रभावी है। तो ये बहुत बड़ा परिवारवाद का वहां एक मुद्दा था, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट गारो हिल में ताकत झोंकी थी जो कि संगमा परिवार का गढ़ कहा जाता था, वहां पर प्रधानमंत्री की रैली, जनसभा होना, होम मिनिस्टर और भी कैंपिंग हुई थी, और बाकायदा और दलों ने भी वहां पे कोशिश की थी। तो ये अप्रत्याशित नहीं हो सकता क्योंकि 5 साल का सत्ता विरोधी रुझान रहा है टीना वहां पर, और भ्रष्टाचार के आरोप एनपीपी सरकार पर तमाम विपक्षी दलों ने लगाए हैं। खासतौर से उनकी एक योजना थी फोकस, जिसको कर्नाटक वहां पे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसानों को एक तरह से ऋण था, उन्होंने बाद में कहा वो ऋण नहीं है बल्कि हम एक अनुदान दे रहे हैं जिनको वापस देने की जरूरत नहीं है। उसको लेकर विपक्ष ने, एक पूरे संयुक्त विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सभी ने आरोप लगाया था कि फोकस योजना को लागू करने में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं ना कहीं संगमा परिवार उसमें संलिप्त रहा है। तो यह भी एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की तुरा में रैली होनी थी, उन्होंने एक जो स्टेडियम था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन मेघालय प्रशासन ने वहां पर प्रधानमंत्री की रैली को अनुमति नहीं दी, ये कह के कि स्टेडियम का काम पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर भी भाजपा आक्रामक हुई कि जिस स्टेडियम को 127 करोड़ के से वो स्टेडियम बन रहा था और जिसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठा रही थी और राज्य सरकार ने कहा कि उसका काम पूरा हो गया है, अब प्रधानमंत्री की रैली आप तुरा में नहीं होने देना चाहते, उस स्टेडियम का काम पूरा नहीं हुआ। तो क्या भ्रष्टाचार हुआ है? There were allegations of corruption, there were several discrepancies that creeped up, and because of which both these parties went separate ways ahead of elections. But post poll में सिनेरियो काफी डिफरेंट लग रहा है प्रतिबिंब। एनपीपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सूरज ने कहा कि यहाँ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जिस तरह से बीजेपी का प्रहार रहा है डायनेस्टी पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में मुकुल संगमा के परिवार के कुछ 6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कॉनराड संगमा के परिवार के कुछ 4 लोग। तो एक स्मॉलर पार्टीज में जो ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स है वो भी नजर आ रहा है। और परिवारवाद हमेशा से ही निशाने पर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और आमतौर पर अपने भाषणों में उस पर निशाना भी साधते हैं। अगर त्रिपुरा की तस्वीर की बात की जाए तो देवाशीष भट्टाचार्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवाशीष, हम लोग लगातार चुनाव आयोग के साथ जा रहे हैं, वहां पर जिस तरीके के रुझान जो हैं
सामने आ रहे हैं वो हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि स्थिति में कमोबेश परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है और मतदान केंद्रों पर जो लोग मौजूद हैं उनके अनुसार 34-35 सीटों पर अब बीजेपी आगे है। आपके पास क्या जानकारी है? अभी तक जो जानकारी है, जो अभी का ट्रेंड है, अभी तक जो जितना तक इंफॉर्मेशन हमको मिला, 28 सीट में बीजेपी आगे है। 28 सीट में बीजेपी आगे है। 17 सीट में सीपीएम एंड कांग्रेस वो आगे है। 11 सीट में त्रिपुरा मोथा आगे है। ये अभी जो ट्रेंड है वो चल रहा है। एंड 2 सीटों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे है। ये हमारे पास जो जानकारी है वो है। तो ये ट्रेंड में कुछ बदलाव देख रहे हैं? आपको लगता है कि धीरे धीरे इसमें कुछ बदलाव आएगा? हेलो, इस ट्रेंड में कुछ बदलाव आएगा? यही ट्रेंड फाइनल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? ये ट्रेंड फाइनल होगा। ये ट्रेंड फाइनल होगा। ये ट्रेंड फाइनल होगा जी। अगर यही ट्रेंड फाइनल होते हैं तो फिर क्या परिदृश्य सामने आता है? क्या जो है पूरी कहानी जो है, पूरी तस्वीर क्या रहेगी इस पूरे चुनाव की? ये बीजेपी मैक्सिमम 34 तक, 34 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। ये सबसे कम हुआ तो 27 तक हो सकते हैं बीजेपी। देवाशीष जी, अभी के नंबर्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि त्रिपुरा में भी अलायंस की जरूरत पड़ सकती है। एक तरफ जहां मेघालय में हम बात कर रहे हैं कि डिस्पाइट डिफरेंसेस एनपीपी एंड बीजेपी मे कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, त्रिपुरा में क्या संभावना है? कैन प्रद्योत देबबर्मा who was a congressman until a few before he floated his new party, is there probability that Pradyot could go back to the Congress and form a government with the Congress and the left alliance? I think it's not possible. Congress के साथ you don't see them setting aside differences. कांग्रेस सीपीएम के साथ नहीं जाएगा। Yes. अमरेंद्र भी जुड़ गए हैं, थोड़ा सा एक बार अमरेंद्र के पास चलते हैं। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, जैसे कि हम बता रहे थे कि त्रिपुरा में उन्होंने कैंपेन भी कवर किया, मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई देखी मतदाताओं की, और अब रुझानों को लेकर क्या कुछ आपको लग रहा है? फाइनल नतीजे क्या रहने वाले हैं? देवाशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कम से कम रहेगा बीजेपी का आंकड़ा तो 27-28 के आसपास रहेगा, और अगर उनकी मानी जाए तो 34 के आसपास बीजेपी को पहुंचना चाहिए। आपकी जानकारी क्या कहती है? पृथ्वी में देखिए, वहाँ का जो त्रिपुरा का गणित है वो मैजिक फिगर के आसपास बीजेपी है। जो मैजिक फिगर है 31 का, उसके नियर बाय में है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर थोड़ी सी जो चुनौती है वो टिपरा मोथा से है, और लगातार जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, हर सीट पे जो फाइट चल रही है अभी अम्बासा और गोमती जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी की जो लीड है वहाँ टिपरा मोथा से लगातार जारी है। अभी मैंने वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत की आपसे पहले, तो वो भारतीय जनता पार्टी काउंटिंग में आगे है। बहुमत का आंकड़ा लगभग मुझे लगता है कि पार कर लेगी भारतीय जनता पार्टी अपने आप में, क्योंकि जिस तरह से लोगों से मैंने बातचीत की तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र की योजनाएं हैं, और एक सबसे बड़ा अहम जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि चुनाव से थोड़े टाइम पहले एक सर्वे कराया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उस सर्वे में यह तय किया था कि अगर विप्लव देव की अगुवाई में चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी कमजोर साबित होगी, और एक चेहरे की तलाश की गई जिसमें डॉक्टर माणिक शाह, जो कि पेशे से चिकित्सक है, सर्जन है, उनकी साफ सुथरी छवि के साथ साथ और उनके जो 6 महीने 7 महीने का जो कार्यकाल था उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई। लगभग जो ट्राइबल सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत किला जो था ट्राइबल्स में, वो आईपीएफटी के साथ था। आईपीएफटी चुनाव से जस्ट पहले आईपीएफटी के कुछ जो लोग थे वो टिपरा मोथा के साथ चले गए, तो आईपीएफटी थोड़ी सी कमजोर हुई है, जिसमें मैं समझ रहा हूँ कि आईपीएफटी 0 से 1 सीट के आसपास जो फाइनल फिगर होगा, आईपीएफटी जो 6 सीट लड़ रही है उसमें आईपीएफटी कमजोर हो गई अलायंस में, तो भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान वहां हो सकता है। लेकिन इटसेल्फ भारतीय जनता पार्टी अगर देखे स्टेट में तो अपने बल पे बहुमत के आसपास और बल्कि मैजिक फिगर को पार कर लेगी।
दूसरी एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि जो सीपीएम और कांग्रेस का जो किला है वो कहीं ना कहीं फिर से अपनी कमजोर स्थिति दिखा रहा है। जो शुरुआती रुझान है, नंबर बढ़ेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो स्थिति पिछली बार थी लगभग उसके आसपास ही सीपीएम। अमरेंद्र, आपने कई नेताओं से भी बातचीत की है, विभिन्न पार्टियों सीधा के। चलेंगे हम लोग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के समापन समारोह को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। आप